मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ चंदन दास जी का। मैं खता के साथ में मैं चाहूंगा कि मैं इनको पंडित जी संबोधित करूं, तो मैं पंडित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। उन्हीं के साथ में आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला रहा हूं, जिस शख्सियत से मैं आपको मिला रहा हूं वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। उन्होंने उम्र के उस पड़ाव में आके अपनी एक पहली फिल्म और सुपर डुपर हिट फिल्म में डेब्यू किया। आज यामिनी जी ने आज एक ऐसी शुरुआत की है कि आने वाले लोगों को हमेशा के लिए प्रेरणा देके जाएगी। उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू सुई धागा से शुरू किया और वो यादगार किरदार निभाया अम्मा जी का कि शायद उसका असर आने वाले जो बुजुर्ग जो लोग होंगे उनको ये रहेगा कि अरे अभी तो हमारी उम्र ही कहाँ हुई है, हम क्यों आस छोड़ दें। यामिनी जी को देखिए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यामिनी जी, पहले मैं आपको फ्री कर देता हूँ बातचीत करके कि आप ये बताइए कि आपके ये दिल में कैसे आया, ये क्या हुआ कि आपका फिल्मों में आना हुआ। पहले ये यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ। मेरे दिल में तो कभी भी नहीं था कि मुझे काम करना है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं एक वो हाउसवाइफ हूँ जो कभी सिंगर बन सकती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर भी बन सकती थी। और 36 ईयर से मैं हाउसवाइफ थी, चंदन जी की मैनेजर थी, उनका काम मैं ही देखती हूँ। अब मेरा बेटा एक्टर है जी, तो बेटे के बहुत से दोस्त हैं जो मेरे बच्चे जी नमित, तो वो बहुत से दोस्त हैं जो बच्चे वगैरह हमारे घर पे आते रहते हैं और मुझे सालों से जानते हैं जी। तो उन्हीं में से एक छोटा मोटा काम मैंने कभी कभी किया है कि आंटी चलो आ जाओ, एक ये कर लेते हैं, स्किट कर लेते हैं, तो मैं चली जाती थी मस्ती के लिए। तो उन्हीं में से एक बच्चे ने मुझे फोन किया कि आंटी रजत कपूर अपनी फिल्म के लिए चाची के कैरेक्टर के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो आप अपनी फोटो क्यों नहीं भेजते। तो मैंने ऐसे ही अपना के भेज दी कि देखेंगे क्या होता है, ऑडिशन आएगा तो करेंगे। तो वो ऑडिशन का कॉल आ गया मुझे। तो ऑडिशन भी मैंने इसलिए किया कि कल को मैं अपने पोते पोतियों को बता सकूंगी कि दादी ने ये भी किया है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ मैं एडवेंचर के लिए करती हूँ कि अब क्या एक्सपीरियंस, बच्चा सेटल हो गया, पति के साथ सब घर गृहस्थी मैं कहीं पे भी बैठ के चला लेती हूँ। तो मैं ऑडिशन के लिए भी गई और मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। तो जिस फिल्म के लिए सिलेक्शन हुआ था वो भी अब सोनी लिव पे रिलीज हुई है, अभी सेकंड फिल्म के तौर पे वो रिलीज हुई है, कड़क, रजत कपूर जी की डायरेक्ट की हुई है। लेकिन इससे पहले कि उस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती, मेरा नाम शरद कटारिया के पास पहुंच गया और यशराज के पास पहुंच गया कि भाई आप इनको ऑडिशन कर सकते हैं। तो मेरा नाम रेकमेंड हो गया। तो मैं वहां पे भी ऑडिशन करने के लिए गई कि मस्ती के लिए जाएंगे, देखते हैं कैसा है ऑडिशन करने के लिए। फिर मैं वहां गई, 2 बार ऑडिशन हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ मेरी लाइफ में कुछ मिरेकल हो गया है, ऊपर वाले की मेहरबानी हुई है जी। तो फिर मेहनत की उसके ऊपर, तो बस ऐसे ही हुआ मेरा। तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टिंग करूंगी। यामिनी जी, मैं एक ये लास्ट सवाल करूंगा, ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा खड़े रहने के लिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, नहीं। अब आप इस फिल्म लाइन में आ चुके हैं, अब आपका एक खुद का एक इमेज, आपका किरदार, आपकी फैन फॉलोइंग और सब आपकी एक इमेज क्रिएट हो चुकी है। जिस इमेज को बनाने में बरसों की मेहनत होती है, वो आपने रातों रात वो इज्जत, वो शोहरत कमा ली है। अब आप आने वाली जिंदगी को कैसे देखते हैं? क्या आपने कुछ डिसाइड कर रखा है या सिर्फ मालिक भरोसे छोड़ रखा है? और नेम जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इनको फिल्म फेयर में भी नॉमिनेट हुआ था। क्या बात है, क्या बात। सुई धागा के लिए, सुई धागा के लिए जी 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 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। नहीं, मैंने देखिए मैंने कुछ प्लान तो किया नहीं बिल्कुल भी। जब सुई धागा भी करके आए तो मैंने इनको बोला चलो भाई एक और एक्सपीरियंस हो गया, अब हम घर पे वापस हैं और घर का मेरा तो मेरी जो ग्राउंडिंग है वो मेरा घर है और घर का काम और चंदन जी है। तो मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया कि चलो अब तो करना है।
ऊपर वाले ने एक नसीब से एक गिफ्ट दे दिया। अब वो गिफ्ट कहाँ तक वो मेरे को देता है, मैं उसको एंजॉय करती जाऊंगी। तो अभी मैंने सीमा पावा जी की फिल्म की है, अभी भी शूटिंग मेरी एक चलती है, तो मैं शूटिंग करती हूँ। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला आप टीवी सीरियल में जाओ, मुझे नहीं करना, क्योंकि जो ऊपर वाले ने 36 या 40 साल से मुझे दिया हुआ है वो मेरे लिए पहले है। तो जब तक ऊपर वाला मेरे को काम देता रहेगा, मैं अपने हिसाब से जो समझ में सही गलत समझ आएगा मैं करती रहूंगी काम। बस ये तो ऊपर वाले के अब कहाँ तक वो चलाता है उसके ऊपर है। बचपन से आपने गाना बजाना किया और जी आप 80-90 के मशहूर गजल सिंगर के अंदर थे। आपको बेस्ट गजल सिंगर का अवार्ड भी मिला। वो शुरुआत क्या हुई और किस तरह हुई और फिर आप पूरी दुनिया में किस तरह आपका वर्चस्व बढ़ा, आना हुआ? जी प्लीज बताइए। तो क्या है कि बचपन से मुझे शौक था गजलों का, मैं रेडियो सुनता रहा जी। लेकिन हमारे घर में जो था, बंगाल के मैं हूँ, मुर्शिदाबाद के, तो वहाँ मेरी बहन जो है वो घर में गाती थी, शौकिया। अच्छा। और वहाँ उसको जो सिखाने के लिए आता था, मैं 8-9 साल का था, तो मैं उसके साथ बैठ जाता था। वो जो गुरुजी आते थे उनको सिखाते थे, तो वही मैं देखता रहता था। और मुझे गाने का, जब भी वो आते थे और वो रियाज करती थी और जो गाती थी तो वो तो बंगला में गाती थी, लेकिन मैं भी सुनता था और कभी कभी मैंने रियाज कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर रेडियो में सुनता रहा और विविध भारती खास तौर से, उस टाइम पे और कोई था ही नहीं कोई चीज हमारे लिए। छोटी सी जगह में हम रहते हैं, वहाँ पे मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, वहाँ के रहने वाला हूँ। और फिर वहाँ से ये हुआ कि हमारे फादर जो थे वो बिजनेसमैन थे, और फादर, हम लोग 2 भाई हैं, एक भाई जो हैं, बड़े भाई हैं, वो एडवोकेट है वहाँ पे बंगाल में। तो उनको म्यूजिक से कोई शौक नहीं है, सुनने का शौक है, अच्छा, सीखने का नहीं है। तो फिर फादर जो है वो ये चाहते थे कि हमारे फादर के मिठाई का दुकान था जी, बंगाल में, जो जैसे लोग हमेशा मिठाई वगैरह की दुकान हमेशा बिजनेस करते हैं, तो वो दुकान था। तभी तो आपकी आवाज में चंदन जी, जब भी आपके फादर की मिठाई की दुकान थी, इसलिए शायद आपकी आवाज में इतनी मिठास है। ऐसा नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है गले के लिए। जी जी, हाँ, वो मिठास अलग है, ये मिठास अलग है। जी जी जी। तो उसके बाद फादर जो है वो ये चाहते थे कि भाई मैं दुकान में बैठूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैं घर से, मैं एक ऐसा वक्त आया, टाइम आया, और जब मैं 2 साल का था मेरी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद फादर जो थे, हम लोग सिर्फ 2 भाई थे बस। तो उसके बाद मैं पटना आ गया, हमारे फादर के दोस्त थे वहाँ पे, उनके यहाँ आ गया मैं। और पटना में आके फिर मैं रेडियो से मेरा जान पहचान हुई, वहाँ ऑडिशन दिया रेडियो में, पटना रेडियो में, और मैं ऑडिशन में पास हो गया और मैं सुगम संगीत के आर्टिस्ट बन गया जी। और छोटा छोटा मैं प्रोग्राम वहाँ देता रहा पटना में, वहाँ से मेरा लाइफ शुरू हुआ। और फिर जैसे किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, अपने रोजी रोटी के लिए, जैसे कभी 100 रुपया, कभी उस टाइम पे, मतलब मैं 76-77 की बात कर रहा हूँ, कभी 50 रुपया मिल गया, कभी 100 रुपया मिल गया, उससे हमारा गुजारा हो जाता था। और फिर जिनके घर में हम रहते थे वो हमारे फ्रेंड थे, बहुत ही अमीर थे, लेकिन उनका अपना था कि भाई मैं भी वहाँ दुकान में बैठूं। लेकिन मेरे को दिल नहीं करता था मैं कुछ ऐसा काम करूं, तो मेरे को संगीत में ही था ज्यादातर, और मैं छोटा मोटा प्रोग्राम करता था, मैं अपने हिसाब से रहता था, बस अकेला रहता था। और फादर तो नाराज थे, उन्होंने कोई खबर नहीं ली हमारी। उसके बाद जी मैं अकेला था। और फिर पटना में फिर मैं पहली बार वहाँ पे, और पटना में उस टाइम पे ये था कि दशहरा में बहुत प्रोग्राम हुआ करता था वहाँ पे,
अच्छा। तो बड़े बड़े जैसे सिंगर, हाँ, जैसे रविशंकर जी हाँ। आते थे वहाँ पे कॉन्सर्ट देने के लिए, अल्लाह रखा साहब, रविशंकर जी, बिलायत अली खान साहब, और इधर आशा जी गा रही हैं, उधर मुकेश जी गा रहे हैं, इधर इस तरह का प्रोग्राम दशहरा में बहुत ही ज्यादा फेस्टिवल वहाँ पे हुआ करता था। तो उसमें एक क्या है कि अच्छे अच्छे लोगों को एक तो सुनने को मिला मुझे, और भी ज्यादा हम कि रात रात भर का कॉन्सर्ट हुआ करता था वहाँ, क्लासिकल का भी और लाइट का भी। अच्छा। तो मैं वहाँ सुन जी, वहाँ पे फिर मैं वहाँ सुना करता था। फिर धीरे 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 लोग मुझे जानने लगे वहाँ। और आईएमए हॉल में मेरा प्रोग्राम था पटना में, अच्छा। पहला प्रोग्राम था मेरा, जिसमें कि गुलाम मुस्तफा खान साहब यहाँ से गए थे बॉम्बे से। उन्होंने क्लासिकल गाया और मैं गजल गाया, और लोगों ने बहुत पसंद किया गजल। और फिर मैंने फिर थोड़ी दिन फिर पटना में रहा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब दिल्ली में जाना चाहिए। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके फिर यहाँ पे पंडित मणि प्रसाद जी से मैंने अपना किराना घराने से हैं वो, और उनसे मैंने तालीम लिया मैंने 5 साल। अच्छा। और फिर हाँ, उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, और रेडियो में गाता रहा मैं, छोटा छोटा प्रोग्राम करता रहा अपना गुजारा के लिए। और फिर उसके बाद 80s में जो है, एक अमृत वाणी करके एक कंपनी दिल्ली में था, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि भाई आपके लिए गजल का हम कैसेट निकालना चाहते हैं। और गजल का उस टाइम पे मेहदी साहब के एल्बम आ गए थे, गुलाम अली के एल्बम आ गए थे, बहुत क्रेज था, तो बहुत क्रेज था। हाँ, बहुत मतलब शुरू हो रहा था। और जगजीत भाई बिल्कुल, जगजीत चित्रा सिंह जी बिल्कुल इंडिया में एकदम छा गए थे बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ, तो उस टाइम पे गजल का एक बूम आया और प्रोग्राम भी होने लगे। तो वो कैसेट जो था मेरा, जो उन्होंने निकाला था एक, तो उन्होंने वो कैसेट तलत अजीज साहब ने जो है वो सुना था कहीं पे, और सुन के वो दिल्ली आए मेरे पास, मेरा एड्रेस लिया उन्होंने और मेरे पास आए, मुझे मिला, और उन्होंने कहा कि चंदन जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए म्यूजिक इंडिया में बात करूं, नए नए लोगों को वो प्रमोट कर रहे हैं। मैंने बोला जरूर तलत भाई आप कीजिए। और तलत भाई बॉम्बे आए और मुझे उन्होंने बुलाया, और मैं आ गया यहाँ। और मेरे साथ राशिद मुस्तफा खान साहब तबला जो बजाते हैं, हाँ, वो भी हमारे साथी थे। एक्चुअल वो ही मुझे लेके आए जबरदस्ती कि चलो आप बॉम्बे चलो, चलते हैं दोनों मिलके। हाँ, तो तलत भाई ने मेरे लिए 2-3 कॉन्सर्ट भी यहाँ पे रखा था, और जिसमें बड़े बड़े लोग म्यूजिक डायरेक्टर थे, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, और सब खयाम साहब थे, और बहुत से अनुराधा जी थी। हाँ, सब लोग थे, उन्होंने सुना। फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ म्यूजिक इंडिया से, और 6 महीने के बाद फिर मेरा एलपी रिकॉर्ड जो था, तब तक मेरी शादी हो गई थी दिल्ली में यामिनी जी के साथ। हाँ, तो फिर यामिनी जी की मम्मी जो हैं वो दूरदर्शन में थी अपना एज ए प्रोड्यूसर, दूरदर्शन में थी। तो 2.5 साल वो थी, अकेली थी, और मैं अकेला यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा। हाँ, फिर 82 में फिर मेरा पहला एल्बम आया, इंट्रोड्यूसिंग चंदन दास के नाम से। और वो एल्बम जो था, चंदन जी, अगर मैं क्षमा के साथ में, और पहले से मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे, क्योंकि जो मैं इंतजार करने वाला हूँ, शायद आप पूरी करे या ना करे, लेकिन रिक्वेस्ट करना, कहता ना भगवान से मांगने में मांग लो, तो हम तो है ना मांगने वाले लोग हैं कि आपसे इंतजार करके मांगना चाहते हैं। आपका जो उस वक्त जो आपका एल्बम था, उसमें से आपका कौन सी पसंदीदा गजल थी जिसको आपको लगता है कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद थी? तो अगर वो आप थोड़ा सी गुनगुना ले तो मेहरबानी हो। हालांकि उसमें है कि उसमें तो सारे जो है कंपोजिशन मेरे ही थे। अच्छा। और जो लिखा हुआ था वो डॉक्टर बशीर बदर का था, आमिर खजलबाज जी थे,
शायर वजीद सहरी साहब थे। और जो मुझे ज़्यादा जो पसंद था और जो मैं पहली बार मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं वो आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। मेहरबानी। हालात में कदे के करवट बदल रहे, हालात में कदे के करवट बदल रहे हैं, साथी बहक रहा है, साथी बहक रहा है, मैं कष्ट संभल रहे हैं, हालात में के करवट बदल रहे हैं। तुम शौक से मनाओ, तुम शौक से मनाओ जश्ने बहार यारो, तुम शौक से मनाओ जश्ने बहार यारो, इस रोशनी से ले, इस रोशनी से लेकिन कुछ घर भी जल रहे हैं, इस रोशनी से लेकिन कुछ घर भी जल रहे हैं, साथे बहक रहा है, साथे बहक रहा है, मैं कष्ट संभल रहे हैं, हालात में देखे करवट बदल रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, करवट बदल रहे हैं। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। आनंद आ गया, मजा आ गया। सही में आपने एक बात अभी बोली थी और आपने कहा था कि आपने कहा था कि ये गले की मिठास और मिठाई की मिठास में वाकई में फर्क है। इस मिठास के लिए तो वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आपके रियाज में दिख रहा है। और मैं यकीन कीजिए, और बड़ा सुकून है आपकी आवाज में, बहुत मिठास है आपकी आवाज में। और पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके बाहर का ये जो सिलसिला शुरू हुआ नेदरलैंड का, या ये वाली चीज, ये कैसे शुरू हुई और ये कैसे मुमकिन हुआ और उसके क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? अच्छा अच्छा, तो क्या है कि मैं जब 82 में जो मेरा एल्बम जब आया, जो ये पहला एल्बम जब आया, तो वो एल्बम का जमाना था और कैसेट का जमाना था। तो वो कैसेट और एल्बम जो है वो बाहर भी जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे। लोग बाग आते थे बाहर से, और जैसे कि जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, सबका बाहर भी प्रोग्राम हुआ करता था। तो उनके जो वे कैसेट आता था, तो गजल का एक बूम आ गया उस टाइम पे 80s में। तो लोग बाग यहाँ आते थे और आके जैसे रिदम हाउस जैसे बड़े शॉप में आके पूछते थे, भाई नया क्या आया आपके पास? तो हाँ, तो नया जो भी आर्टिस्ट का आता था वो वहां पे खरीद के लेके जाते थे वो, और वो सुनते थे। तो वो धीरे धीरे वो हमारे फैन बन गए। और फिर 87 में जो है मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, पहली बार अमेरिका और कनाडा। तो वहां से लोग स्पॉन्सर किया हमको
हम गए वहाँ प्रोग्राम हमने करने के लिए, और मैं और यामिनी गए थे, दोनों ही गए थे हम लोग। तो वहाँ 3 महीना हम लोग अमेरिका और कनाडा में थे। तो वहाँ बहुत लोगों का प्यार मिला, और हम लोग नए नए थे, तो भाव भगत बहुत होता है वहाँ पे, क्योंकि इंडियन म्यूजिक को जो है वो लोग मिस करते हैं, जी, जो जी, लोग वहाँ पे हैं। जी, और बहुत लोग वहाँ पे हैं जो उर्दू भी समझते हैं, जो पुराने जो एजेड लोग हैं, जी, वो लोग तो बहुत बहुत ही पसंद करते हैं। जो लोग हैं अभी तो कुछ लोग गुजर गए अभी, और कुछ लोग जो भी हैं जो उर्दू समझते हैं, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और जो हमने फिर ये चीज हमने जब वहां से देखा, मैंने फिर यहाँ आके हमने एक चीज, जब गाने के टाइम पे हमने रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये कोशिश किया कि जो हम आम जबान में जो हम बात करते हैं, हम उस पे हम उसको हम सोचे, उसी शायरी को हम सोचे जो कि सबको समझ में आ जाए। तो पंडित जी, क्योंकि उर्दू पढ़े। जी बोलिए। जी, जी, नहीं, आप पूरी अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज पहले। हाँ, तो क्या है कि हमने उस चीज को समझा, और फिर उसी हिसाब से हमने गजलें भी सिलेक्शन किया कि आसान लफ्जों में गहरी बात कहना। क्या बात, क्या बात। और शायद मुझे लगता है आपकी इसी खासियत की वजह से आपको जो बेस्ट गजल सिंगर का जो अवार्ड मिला था, वो जी जी। आपके इन्हीं एफर्ट्स की वजह से था, और आपकी आवाज और आपकी गायकी की वजह से था। ये वो कैसे हुआ मुमकिन, और वो क्या बस मैं था? तीसरे वो था कि टी सीरीज में जब मैं गया, गुलशन जी ने मुझे बुलाया, और टी सीरीज में गया तो टी सीरीज उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ एक एल्बम करना है अनुराधा जी के साथ। हाँ तो एल्बम का नाम था दीवानगी। जी, हाँ, और उसी दरमियान जो है बहुत सारे एल्बम और भी आर्टिस्टों के निकले थे, जगजीत भाई का भी निकला, सबका निकला, तलत अजीज का निकला, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता का, सबका, और भी जितने भी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, पंकज उधास जी हैं, सबका निकला। लेकिन सोमो अवार्ड वालों ने मुझे, उन्होंने उस टाइम पे सोचा, और कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि समय के साथ साथ मेरा जो है सब कुछ मिल गया, और गाना भी उस टाइम पे आया। और दीवानगी उस टाइम पे यही हुआ कि दीवानगी के कम से कम नहीं तो 12-13 गाने गुलशन जी ने वीडियो कर लिया था उस टाइम पे, उन्होंने वीडियो बनाया था। और पब्लिसिटी, मतलब एक फिल्म के तरफ पब्लिसिटी उन्होंने किया। उनमें उसमें से कौन सा सबसे मशहूर रहा वो गाना आपका? गाना, अच्छा, वो मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। मेहरबानी। उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो, मजबूर करके मुझको मेरे यार ले चलो, ले चलो, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो। ये गाना उस एल्बम में। हाँ, हाँ, हाँ। और लोगों ने पंडित जी, इसका मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, कि आपको बताना चाह रहा था, और आप यकीन करेंगे, मुझे ये आपका ये गाया हुआ गाना है ना, ये आप यूं समझ लीजिए कि ये बहाना बन गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी फरमाइश आपके सामने करूं। तो मुझे नहीं मालूम था कि आप यही गाना गाने वाले हैं, और ये ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नहीं, ये दिल से दिल को राहत होती है ना। ये बहुत मेरे दिल के करीब है, ये बहुत करीब है। जैसे तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ मेरा जी, और जैसे लोगों ने बेहद पसंद किया, इसका वीडियो भी बना है। जी, 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 जी। और जैसे हर गजल सिंगर के 1-2 गाने ऐसे होते हैं कि वो शिखर पे होते हैं, जैसे होता है ना, हिमालय की चोटी पे पहुंचे होते हैं वो गाने, हर एक गजल सिंगर के। और आपका ये गाना उस वक्त कोई भी जनरेशन के लोग आएंगे ना इस दुनिया में, जब तक पैदा होते रहेंगे, वो ये गाना नहीं भूलने वाले। ये गाना जो आपने गाया है और जिस तरह गा लिया आपने, अगर कोई आदमी अगर सुन ले
तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप टपक जाते हैं। इतना इतना इमोशनली और इतना प्यारा आपने रूह से गाया है। और रूह की बात की है तो मैं आपसे जो हमारा ये कार्यक्रम है उसी के मुतालिक मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि पंडित जी आप आर्टिस्ट रहे हैं, आपकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं और आपकी जिंदगी में भी सारे इमोशंस आते हैं, बिल्कुल। लेकिन एज ए आर्टिस्ट आप उन अपने इमोशंस को कैसे डील करते हैं, किस तरह हर इमोशंस को आप पार कर जाते हैं, उसके बारे में मुझे जानना है प्लीज। जी जी, देखिए क्या है कि जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था और फिर मैं पेंगेस्ट में रहता था, बांद्रा में। और जो मेरा एल्बम उस टाइम पे रिलीज मेरा हुआ था उसका भी कोई खास कोई लोगों को इतना पता नहीं था, वो तो धीरे 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 उनको पता चला बाद में। लेकिन जब तक मतलब पता चला और जब तक समय बीता, वो समय में मेरा ये होता था कि मैं जहाँ रहता था पेंगेस्ट में, वहाँ मतलब हम रियाज नहीं कर पाते थे। वो रियाज नहीं करने देते थे हमको, बोले आप सिर्फ रह सकते हैं, रियाज नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके अलग से रहें, ये रहें, मतलब ये भी था हमारे पास। तो हम किसी फ्रेंड के पास जाके हम सुबह सुबह जाके रियाज करते थे और वक्त का इंतजार करते थे और बिल्कुल उसको धैर्य से उसको इंतजार करते थे कि कभी ना कभी अच्छा वक्त जरूर आएगा। और मन को बिल्कुल शांत रखना, किसी भी चीज को कभी गुस्सा नहीं करना किसी पे, कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, अपने मन को ठीक रखना और खुश रखना, चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, वो पार हो जाता है। तो मैंने तो ये देखा है कि जैसे कि कोई भी काली बादल, जैसे आज का जैसे टाइम है, कोरोना का टाइम, मेरा यही सब पे भारी है। हाँ, ये नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि जी। इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग और आप जैसे बड़े लोग, आप जैसे महान लोग, वो अगर मार्गदर्शन देंगे तो शायद हमें प्रेरणा मिले। तो प्लीज आप बताएं। देखिए छोटे कोई नहीं है, सब बराबर है। छोटा मत बोलिए, सब बराबर है। आपकी साधना बोलती है पंडित जी। तो ये तो ईश्वर ने हम पे और आप में वो रख दिया है। आप बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और आप उस पहली पंक्ति के लोग हैं सोसाइटी के, तो आपकी बात सुनना, उसको मानना कि हमारा फर्ज बनता है। सभी प्यार के काबिल हैं। जी जी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अभी ये टाइम जो है बड़ा मुश्किल का दौर है। अभी मुश्किल का दौर यूं है कि मेन आर्टिस्ट के लिए तो खैर इतना कुछ नहीं है, लेकिन म्यूजिशियन जो साथ जो बजाते हैं जी, उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल का वक्त है। कि उनका जैसे कि हर आर्टिस्ट के साथ बजा के वो अपना घर चलाता था, उनके लिए अभी कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए यह है कि जो भी ये जो मुश्किल का टाइम आया है, इसको बहुत ही जिसे बोलते हैं कि मन को जो है शांत रख के, और ये सोचना है कि भाई अभी जो है आसमान में काली बादल है और वो बादल कभी ना कभी तो छट जाएगी और रोशनी आएगी, जरूर आएगी। क्या पंडित जी, तो क्या है कि हाँ जी, आपका संदेश कल हाँ वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। कल क्या है, कल किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। सही बात। हमारे पास सिर्फ हमारा जो आज का जो सोच है, जो सही सोच है, पॉजिटिव सोच है, वही है सिर्फ हमारे साथ, और कुछ भी नहीं है। कल का हमें पता ही नहीं है कि कल को क्या होने वाला है हमारे साथ। तो हम पॉजिटिव सोच के अपना मन को शांत रख के घर में रहे सबके साथ और सबको प्यार करें, सबको प्यार दें और दूसरों को भी बताएं कि भाई ये वक्त है, टाइम है, बुरा टाइम है। कई लोगों के घर में एक टाइम खाना बन रहा है, एक टाइम खाना नहीं बन रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन मैं सबके लिए मैं यही कहूंगा कि ये समय चल रहा है, बहुत सबके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि लेकिन ठीक है, टाइम निकल जाएगा, टाइम तो निकलेगा ही।
और दूसरा ये है कि मन को बहुत कड़ा करना पड़ेगा, सख्त करना पड़ेगा कि जैसा भी हो, और अपना मन की जो स्थिति है, मन की स्थिति ठीक रखना है इस टाइम पे। बस ये हमारे हाथ में है और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमने ये समय को हमने ठीक से हमने निकाल लिया तो आगे फिर सब अच्छा ही अच्छा है। ये हमारा जो है एग्जाम है, परीक्षा का टाइम है। तो पंडित जी, इसी के साथ में मैं हमेशा हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनकी बात का एक कंक्लूजन, एक शब्दों में कोशिश करता हूँ आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है उसको बाहर लाने की जो मैंने कोशिश की है और उसको मैं लोगों के सामने बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि मैं उसमें कमी रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज आप लोग सुन रहे थे चंदन दास जी को। मैं इनको पंडित चंदन दास जी कहता हूँ। इन्होंने जो काम किया है अपने क्षेत्र के अंदर गजल सिंगिंग के अंदर, वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही उत्कृष्ट, और पूरी दुनिया में भारत का नाम और गजल का नाम इन्होंने बहुत ऊंचा किया है। इन्होंने संगीत के माध्यम से अपना तो खुद का तो नाम ऊंचा किया ही है, लेकिन अपने परिवार का, अपने देश का और हमारे कल्चर का बहुत मान रखा है। तो ऐसे लोग जिन्होंने इतना काम किया है, उनकी इतनी बेहतरीन गजलें जो आप लोगों ने सुनी अभी, और मुझे तो हालांकि मालूम है, मैं इनका फैन रहा हूँ, तो लेकिन आप जो लोग जानते हैं कि ऐसे लोग भी, जब इनकी आपने जो स्टोरी सुनी, इनकी लाइफ की जो कहानी सुनी, वो पूरी की पूरी जिंदगी एक पूरी किताब है जिससे सीखने को मिलता है। बचपन के अंदर जब कोई पेरेंट्स छोड़ के चला जाता है और उसके बाद में आपकी परवरिश होती है, तो वो अधूरी परवरिश में इंसान मुकम्मल कैसे होता है, ये चंदन जी से सीखने को मिला। जब इनके फादर को मंजूर नहीं था गाना बजाना, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा कि हाँ, मुझे कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है। उस माँ सरस्वती के कदमों में, चरणों में इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और इन्होंने जब समर्पित किया तो उसका फल भी इनको मिला। ये 80-90s के जमाने के मशहूर सिंगर रहे हैं अपने जमाने के, और पूरी दुनिया में इन्होंने सिंगिंग को एक अलग ही मुकाम दिया है, जिसको कहते हैं कि हाँ, लाइट गाते हुए इन्होंने जो आम लोगों को समझने वाली सिंगिंग जो गजल है उस तक पहुंचाया है। और चंदन दास जी वो शख्सियत रही है कि इनकी अगर पूरी आप लाइफ की बात देखेंगे तो हर एक जगह पे हर चीज इनको जो मिली वो आसानी से नहीं मिली, बहुत मेहनत और मशक्कत करने के बाद मिली। तो जब हम इन लोगों से देखते हैं, सीखते और हम और अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है क्या बात कि हम समझते हैं कि संगीत जो है एक समंदर है और समंदर का कोई किनारा नहीं। क्या बात। तो देखा आप लोगों ने, और आज के माहौल को देखते हुए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जी कि मन को आप मजबूत कीजिए, क्योंकि मन ही है। अगर मन विचलित हुआ तो आप फैमिली को, खुद को, समाज को, सबको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए अगर आपने उस मन को अगर काबू में कर लिया तो यकीन मानिए, ये वक्त अंधेरा है, ये बदली छाई हुई, इन्होंने कहा, ये बदली निकल जाएगी। धैर्य रखिए और इन लोगों से सीखने का जो हमें सौभाग्य मिला है उसका आप भरपूर फायदा उठाइए, आनंद लीजिए और प्रेरणा लीजिए कि अगर हम इनके सही में फॉलोवर्स हैं, अगर सही में इनके फैन हैं, तो इनकी इस बात को आप आज दिल में लगा लीजिए और कोशिश कीजिए कि वक्त निकल जाएगा, लेकिन संयम बना के रखिए, ताकि आने वाला वक्त है वो बहुत बेहतरीन होगा। इसी के साथ में मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने यह छोटा सा और लेकिन बहुत बड़ा समय है आपके लिए, तो लेकिन ये निकाला और समय निकाला आपने इस बातचीत के लिए, प्रेरणा के लिए। चंदन दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार नईम जी, आपने मुझे बुलाया इतना प्रेम से, इतना प्यार से बुलाया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।